तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, कहते हैं कि रात के रास्ते बड़े ही कठिन होते हैं। दिन में वह जितने शांत लगते हैं तो आपको उतने ही डरावने हो जाते हैं। मगर दोस्तों, वह इंसान क्या करे जो आज भी इस परेशानी से जूझ रहा हो? सोचो कैसा लगता होगा, जिसका कोई हल नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं। तो ठीक इसी तरह मेरे साथ कहानियां बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम धीरज अग्रवाल है। यह कहानी 1987 की है, जब मैं 1.5 साल का था। मेरी मां मुझे आज भी यह कहानी सुनाती है। मैं गिन माननीय मंदिर तक कांप चाहता हूं। हुआ कुछ ऐसा था कि मेरे घर पर आज भी मेरे पिताजी पूजा पाठ करते हैं। उस टाइम मेरे मामा पर जिन्न आ गए थे, तो उन्होंने अपने घर पर पिताजी को बुलाया था। वह रोज पूरे पाठ में बैठे रहते थे। एक दिन की बात है, वह जिन मुंह पर हावी हो गया, तब मैं सिर्फ 1.5 साल का था। उसने मुझे इस तरह अपनी पकड़ में लिया कि जब उसने मुझे झोले से बाहर निकाला तो मैं रोने लगता। यकीन मानिए, उस टाइम मेरे पिताजी को पता ही नहीं चाहा कि यह सब उस टीम ने किया है। लेकिन जैसे जैसे दिन गए, मेरा खाना पीना बंद हो गया। मुझे झोले में ही रहना अच्छा लगता था। दिन बीतते गए और 20 दिन हो गए। उस टाइम ना खाना ना पीना, बस सोए रहे। कहीं ना कहीं पिताजी को यह पता चल गया कि यह सब जिन कर रहा है। पिताजी ने उसे पूजा में बुलाकर कहा कि तू मेरे बेटे को आखिरकार परेशान क्यों कर रहा है? मुझे सब कुछ मालूम है कि इन सब के पीछे तू ही है। जिन ने कहा कि हाँ, मैं कर रहा हूं, मुझे मुक्ति चाहे, आप दिला सकते हो? पिताजी ने कहा, मैं तुझे मुक्ति दिला दूंगा, बस तू मेरे बेटे को छोड़ दे। जिन ने कहा कि आने वाले शुक्रवार को मैं उसे छोड़ दूंगा। इसके बाद शुक्रवार की शाम को घर वाले सब पूजा में बैठे। उस वक्त जब जिन्न ने मिठाई मांगी तो उसके सामने लाकर रख दी। उस वक्त वह मेरे मामा के शरीर में था। उसने मेरी मां को कहा कि आप अपने बेटे को मुझे दे दो। वह एकदम से घबरा गई कि कहीं मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। वह लगातार मना करने लगे, पर पिताजी ने इशारा किया कि दे दो। मां ने मुझे अपने मामा के हाथों में दे दिया। जिनने मुझे थोड़ा सा प्यार किया और मां से कहा कि आप इसे इतना प्यार करना कि मेरे जाने के बाद इसे बहुत ज्यादा भूख लगेगी, पर जब यह बड़ा हो जाए तो उसे यह जरूर बताना कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था। दोस्तों, इन सब चीजों के बाद उसने मां को मुझे वापस कर दिया। इसके बाद पिताजी ने सवाल पूछा कि मान भी लिया कि तुम यहां से चले गए, तो आखिर हमें पता कैसे चलेगा? उसने कहा, तुम बाप के घर से जाते वक्त घर की खपरेल को तोड़कर जाऊंगा। दोस्तों, वो ऐसा कह के चला गया। जिसके बाद जब मैं अच्छा हुआ तो मैं कमर से झुक गया था। मैं सीधा नहीं हो सकता था। मां ने मेरी दवाई भी करी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं तकरीबन 3-4 महीने तक वैसा ही रहा। बाद में मेरे जब दादाजी घर पर आए तो मुझे देखकर कोसने लगे, इसको क्या हुआ? पिताजी ने सारी बात बताई कि इसके ऊपर जिन हावी हो गया था। दादाजी ने कहा कि इसे उल्टा सुलाकर रोज मालिश करो, इसे ऐसे ही हो जाएगा। मां ने दादाजी की बात मानते मुझे 3-4 महीने तक ऐसे ही मैनेज करते रहे, जिसके बाद आज मैं एकदम सही हूं। साथ ही मैं महेश सर का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मेरी कहानी जगह दी। मैं जल्द ही आपको और कहानियां भेजूंगा, जो कि मेरी जिंदगी में मेरे साथ बहुत कुछ घट चुका है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी धीरज अग्रवाल की कहानी। इनकी मां ने बचपन की कहानी इनको सुनाए और इनके जरिए हम सब ने सुनी। कई बार क्या कुछ घट जाता है, नहीं मालूम चलता। बाकी आपको इनकी कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरह। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दानिश है और मैं जम्मू कश्मीर से हूं। मैं एक पहाड़ी लड़का हूं। जम्मू कश्मीर में भी काफी लोग पहाड़ी होते हैं। हमारी लैंग्वेज पंजाबी से मैच करती है। आज मैं आप सभी को अपने और अपनी फैमिली के साथ घटी एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इसमें मैं सबसे पहले अपनी मां की कहानी सुनाना चाहता हूं। जब मेरी मां छोटी थी तब उनके वहां पर एक शादी होने वाली थी और उस टाइम पर पूरी फैमिली शादी में जाया करती थी। उस वक्त मेरी मां दुकान पर सामान खरीदने गई थी। उन्हें मन में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थी रात को शादी में जाने की। सामान खरीदने के बाद जब मां वापस लौटी तब तक अंधेरा हो चुका था। मां उस वक्त भागते भागते घर को आ रही थी। उस वक्त अचानक से मां को ऐसे लगा कि जैसे कोई आसपास है, और जब मां ने एक नजर आगे की ओर देखा तो वही देखकर डर गए
कि आगे एक सफेद कपड़ों आसमान की ऊंचाई जितना लंबा इंसान है, जो कि बहुत ही डरावना था। उसको देखकर मां बहुत तेजी से घर की ओर भागी। यकीन कीजिएगा, घर आते ही मां एकदम बेहोश हो गई। हो जाने के बाद उन्हें बहुत तेज बुखार था। घर वाले सभी उनके आसपास थे, पर कहीं ना कहीं वो ऊंचा लंबा आदमी उनको बार बार दिख रहा था, जो कि उन्हें लगातार डरा रहा था। एक्चुअली वह एक जनन इंसान था। शायद बाकी लोग उसे छलावा कहते हैं। ये सब कुछ भी रूप ले सकते हैं, बस इनमें अंतर इतना है कि ये बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत ही ज्यादा। खैर, दूसरा किस्सा भी मेरे माँ के साथ ही हुआ था। जब उनकी शादी होने वाली थी, माँ शादी वाले दिन रात को अकेले वो वॉशरूम जा रही थी। तब उन्होंने देखा ये दादाजी वॉशरूम जा रहे हैं। वह उस वक्त वही रुककर उनका वेट करने लगे। 10 मिनट हो चुके थे, दादाजी नहीं आए। वह यह सोच रही थी कि शायद उन्हें ज्यादा तैनात किया। इसके बाद वह घर के अंदर चली गई। जब वह वापस आई तो देखती है कि उनके दादाजी वह तो घर के अंदर ही बैठकर बातें कर रहे थे। यह सब देखकर एक पल के लिए तो वह एकदम भौचक्के हो गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस बात को तो हम आज भी झेल रहे हैं। एक्चुअली जब मैं LKG क्लास में पढ़ता था, तब मेरी मां नर्सिंग की ट्रेनिंग करती थी। उस वक्त उन्हें रोज ही कॉलेज जाना पड़ता था। जब मां 2nd ईयर पर थी, तब अचानक ही मम्मा को काफी ज्यादा जॉइंट में पेन हो रहा था। पिताजी ने हर डॉक्टर को दिखा, बट कुछ भी असर नहीं हुआ। साथ ही वीर बाबा को भी दिखाया जा रहा था। दोस्तों, मां को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ये सब कुछ चल ही रहा था कि अचानक मेरी एक आंटी की डेथ हो गई। उनकी डेथ के कुछ सालों बाद जब हमने देखा कि मम्मा को ज्यादा ही सहारे की जरूरत है, तो ठीक हम लोग वापस अपने गांव आ गए। 1-2 साल बीत जाने के बाद जिन आंटी की डेथ हुई थी, वह मेरी बड़ी बहन को हर जगह दिखाई देने लगी। ना जाने के ऊपर वो उन्हें डराने लगी। मां को बाद में पता चला कि उसके साथ में बहुत सी बीमारियां जुड़ चुकी हैं। क्या छोड़िए, मेरी बहन बहुत डर डर के जीने लगी थी। उसकी ऐसी हालत देखा वह खुद अपने दर्द को भूल चुकी थी। वह ठीक मेरी बहन को किसी बाबा के पास ले गई। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो बाबा के पास जाते ही जोर जोर से रोने लगी। काफी मुशक्कत के बहुत पता चला कि मेरी मां के अंदर एक जिन्न है और वही मेरी दीदी को डरा रहा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं उसने मुझे भी उल्टे पैर पर दर्द करवा रखा था। यही नहीं, उसी ने मेरी मां को सारी बीमारियां लगवाई थी। बहुत मुश्किलों के बाद उसने अपना मुंह खोला और कहा कि वह मेरी मां के साथ आज से काफी साल पहले से लगा हुआ है। जिस वक्त मां बस का वेट करती थी, वही कॉलेज जाते टाइम वह मेरी मां की खूबसूरती देखकर दीवाना हो गया था। उसी ने यह हाल किया है मेरी मां का। उसने हंसते हंसते कहा कि इसके अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है, यह खत्म हो चुकी है। लेकिन वह अभी भी मां को छोड़कर नहीं जा रहा है। हम कभी भी मां के सामने कोई भी सुपरनैचुरल की बात नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से उनके शरीर में आ जाता है। बाकी पहाड़ी लोगों को पता ही होगा, जिनने चुड़ैल और डायरिया, ये चीजें इससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। बस ये डिपेंड करता है कि वह अच्छे हैं बुरे। अभी भी हम बहुत मुश्किल से जी रहे हैं। हमारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ऐसा लगता है कि हर तरफ से कुछ लोगों ने ब्लैक मैजिक करवाए। इसी तरह मेरे पास और भी बहुत सी कहानियां हैं, पर मेरे लिए यह बहुत पेनफुल कहानियां थी। लेकिन कुछ और कहानियां भी हैं जो डरावनी है। एटलीस्ट मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगा जो आपने मेरी यह स्टोरी को सबको सुनाई। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थे दानिश के किस्से। उन्होंने किस तरह एक के बाद एक अपनी छोटी छोटी कहानियों को बयां किया। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी तीसरी कहानी की तरह। आइए सुनते हैं। दोस्तों, यह किस्सा मेरे पिताजी के साथ हुआ था। हमारा अपना घर नहीं है, बस हमारे पास एक नॉर्मल टेली का घर था, झोपड़ी टाइप का। वह उस वक्त बहुत छोटी थी। उन दिनों पिताजी रात को नाली के आसपास टॉयलेट करने को निकले थे। उस वक्त मैं और मॉम घर पर थीं कि तभी अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मॉम बाहर निकल के देखी कि पिताजी जमीन में लेटे हैं। उस वक्त एक अजीब सी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था क्योंकि कोई कुछ बड़बड़ा रहा हो, लेकिन दोस्तों वहां पर कोई नहीं था। बस एक औरत की आवाज थी। लेकिन दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि पिताजी का मां था, अपने आप ही जमीन पर रगड़े जा रहा था, जैसे कि कोई उनका सिर पकड़कर जमीन में घिस रहा हो। यह सब देखकर मां जल्दी से पिताजी के पास गई।
पिताजी को छूते ही वह अचानक उठ खड़े हुए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस वक्त मां बहुत रोने लगी क्योंकि पिताजी के मुंह से बहुत खून निकल रहा था। उनका एक दांत भी टूट गया था, लेकिन पिताजी को कुछ भी नहीं पता था। उल्टा उन्होंने मां से पूछा कि क्या हुआ था। मां उनको उठाकर घर ले आए। उन्होंने उन्हें आईने के सामने खड़ा किया। पिताजी अपने आप को देखकर घबरा गए और पूछने लगे कि यह सब कैसे हो। मां ने सब बताया और फिर दोबारा रोने लगी। उस वक्त अचानक पिताजी के सीने और पीठ पर दर्द होने लगा। जब पिताजी ने अपनी बनियान खोले तो पाया कि उनके शरीर पर नोचने के निशान थे। दोस्तों, यकीन कीजिएगा पिताजी बहुत मुश्किल से ठीक हुए। और तो और कुछ दिन के बाद उन्होंने सपना देखा कि एक लड़की उनके सपने में, वह ठीक पिताजी जहां टॉयलेट कर रहे थे वह वही खड़ी है और पिताजी को बार बार देख रही है। साथ ही दोस्तों, यह सपना मां ने भी देखा। इसके बाद हमें छत में से किसी की चिल्लाने की आवाज आई। हमने सच कहूं तो कुछ दिनों बाद ही वह घर छोड़ दिया। बाद में पता चला कि वहां पर एक बच्ची और लड़की की मौत हुई थी। बस इतनी ही थी यह कहानी। बस आप मेरा नाम मत बोला। धन्यवाद। आइए दोस्तों, समय रहते नहीं चलता हूं आपको हमारे आज के आखिरी कहानी की तरह। आइए सुनते हैं। मैं प्रीति, मैं जयपुर से हूं। एक और कहानी है मेरी जो कि मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी। एक दिन पिताजी काम से आ रहे थे। रास्ते में एक चौराहे आया। वहां पर एक पीपल का पेड़ भी था। शायद वहां पर किसी ने चोट का कर रखा था। नहीं मालूम पिताजी के मन में क्या आया। उन्होंने उन चीजों पर लात मार दी। उस वक्त पिताजी ने शायद शराब पी रखी थी, चाहे वह वापस घर आ गए। सोते वक्त रात के 12 या 1 बजे का टाइम था। एक दिन से पता नहीं पिताजी को क्या हुआ। पिताजी एकदम से उड़ के उसी पेपर के पेड़ के नीचे गिरी। सच कहूं तो पिताजी को उड़ते हुए सबने देखा। फिर जब चाचा और मेरे बड़े पिताजी गए तो उन्होंने देखा पिताजी का सर नीचे और पैरों पर की तरफ थे। सब लोग पिताजी को वापस लेकर आए। घर आकर बाबा जी ने भगौती लगाई। तब जाकर कहीं पिताजी ठीक हुए। फिर जाकर पिताजी ने बताया कि यहाँ पर एक चौराहा था, वहां पर शायद डॉट का हो रखा था। मैंने गलती से उस पर लात मार दी, शायद इसीलिए मेरे साथ यह सब हुआ। बस इतनी ही थी यह कहानी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानियां जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह साथ बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप मुझसे यूं ही जुड़े रहे। मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमय कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं। बाय बाय।